हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, इसकी एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के हम क्या है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना होता है और आपको मैट्रिसेस की बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्म तक सारा का सारा आपको क्या ही समझाया गया है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, बने कैसे, इनकी टाइप्स क्या हैं, सिमेट्री क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन देखना क्या है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 3.1 के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप क्या है सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द मैट्रिक्स ए। बच्चों, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज दिस वन, ओके। एंड उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने राइट करना है सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो, हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से मैट्रिक्स का ऑर्डर करना समझाया था। अब देखो, ऑर्डर का क्या मतलब होता है। जब भी बच्चों ऑर्डर की बात आ जाए ना, ऑर्डर में हमेशा हमने क्या लिखना होता है, रो इनटू कॉलम। पहले आपने रो लिखनी होती है, आफ्टर डैट आपने क्या लिखना होता है, कॉलम लिखना होता है। दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कितने होते हैं, वही आपका क्या है ऑर्डर होता है। तो आपको पता है बच्चों, रोज जो होती है वो आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो आपकी क्या होती है, वर्टिकल्स लाइन होती हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। दैट मीन्स आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई है बच्चों, आपकी नंबर ऑफ रोज आती हैं 3, इनटू में कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4, 3 इंटू 4। तो यही बच्चों आपका क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। बीच पे हमने क्या है, क्रॉस लगाना ही होता है। और इसको आप इधर लिख सकते हो, ये 3 आपका क्या आता है, ये 3 आपका नंबर ऑफ रोज आता है। एंड दिस 1 4 आपका क्या आता है बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने आपको मैट्रिक्स में टोटल कॉलम्स एंड रोज गिवन है। क्रॉनिकल में लिखना है, हमेशा सबसे पहले रोज लिखनी है, आफ्टर डैट आपने क्या है, कॉलम को लिखना होता है। आगे बोल दिया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने मुझे एलिमेंट्स बताने हैं कैसे। अब पता स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, हमने काउंट कर लिया, हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए टीचर, हमारे पास क्या है 12 एलिमेंट्स आ गए, हमारे पास क्या है 12 एलिमेंट्स आ गए। ये चीज़ तो आपने क्या है बच्चों सही किया, आपके 12 एलिमेंट्स है। लेकिन इस 12 एलिमेंट्स को और भी लिखने का एक वे होता है, क्या, जो आपका ऑर्डर बनता है ना, जैसे हम 3 इंटू 4 की जो आपका ऑर्डर होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन ही आपकी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनती है, कि दैट इज़ 3 इंटू 4 भी आपका क्या होता है, 12 होता है। तो आप ध्यान से देखो, जो आपका मैट्रिक्स का बच्चों ऑर्डर होता है, जब आप उसको सॉल्व करते हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो जो आपके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वही आपके क्या है, ओरिजिनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है होते हैं। ईजी। अभी देखो, हमने वर्बली काउंट किया है, ये हमारे पास क्या थे, 12 थे, और 3 इंटू 4 करो तो वो भी आपके पास क्या आता है, 12 आता है। अब देखो बच्चों, आपने क्या है एलिमेंट्स लिख दिया, 813 821 833 एंड 824 823, इनके क्या है आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बच्चों देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये वाली चीज़ जो हम मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म बनाते हैं, आई होप आप सभी को आती होगी, मैंने अच्छे से बताया था आपको। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उनके लिए मैं इधर ही बता दूंगी। अब देखो, आपके पास मैंने इधर ना एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ। इधर मैंने क्या किया, इधर एक मैट्रिक्स क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, इधर हम क्या है एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पहले देखो कितने हमारे पास रोज़ है, 3 रोज़ है और 4 कॉलम है। तो मैंने इधर सभी जगह ए लिखा, 3 ही रोज़ है और हमारे पास 4 कॉलम है। तो देखो मैंने ए लिख लिया, ये आपकी जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। देखो सेम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 8 12, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हमारे 12 हैं। तो बच्चों जो पोजीशन होती है ना, ये आपकी क्या होती है बच्चों, ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ कॉलम, यही चीज़ होती है। अब बच्चों देखो, ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। इधर मैंने ए की जगह 1 1 ऐसे लिखा,
ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है। अगली वाली लिख दो, ये ए क्या है, A2 है, ये भी दूसरी रो है, हमने 2 लिख लिया। ये A3 है, ऐसे लिख लो। ये क्या है, तीसरी रो है, हमने 3 लिख लिया, क्योंकि हमने पहले रो लिखना होता है, बाद में कॉमन लिखना होता है, कॉलम लिखना होता है। अब ये कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसके आगे लिखी जाओ, ये तीसरा कॉलम है, और ये क्या है, चौथा कॉलम है। समझ में आ गई बात। तो दैट मीन ये जो मेरा A11 है, ये क्या है, मेरा 2 है। अब आपको पता, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो ना, इसकी जगह क्या है, ये आप हमने क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई है। इस चीज़ की देखो मैंने क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बनाई हुई है। अब कंपैरिजन करना है। पूछा क्या है, A13 कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर। मतलब A13 को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आपकी पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दैट इज 19। तो अब देखो इधर इस प्लेस पे कौन बैठा है, इस प्लेस पे 19 बैठा है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है लिख देंगे बच्चों, कि जो हमारा A13 है वो क्या है, हमारा 19 है, ठीक है। क्या है ये, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, मतलब इस पोजीशन पे ये वाला बैठ गया। अब A21 यहाँ पर है, दैट मीन्स हमारा 35, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, वही आपका क्या है बच्चों, एलिमेंट होगा। तो आपका क्या है बच्चों, A21 क्या आ जाएगा, A21 आपका 35 आ जाएगा। अगला देखो A33 यहाँ पर बैठा है, मतलब दैट इज -5, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो A33 आपका बच्चों क्या हो गया, A33 हमारा हो गया -5। उसके आगे क्या पूछा इन्होंने, A का 24, मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम, A24 आपका यहाँ पर है, डेट इज 12, दूसरी रो चौथा कॉलम, दैट इज दिस वैल्यू, आपकी कौन सी वैल्यू होगी, 12 आ गई। और लास्ट आपका क्या पूछा गया, A23 आपका कहाँ पर है, ये वाला, दैट इज 5/2। 23 क्या होता है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब 5/2, ये वाली वैल्यू आपकी A23 की हो गई, ठीक है। A बेस में 23। आई होप आपको ये वाली चीज़ बच्चों आपने क्या है, आपको आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ क्या है, बैठनी ही चाहिए। अगर इस चीज़ को आपने बनाना सीख लिया तो आप मैट्रिक्स को ईजिली वे में क्या है कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, धीरे धीरे हम क्या है बच्चों लेवल को रेस करते जाएंगे। अब हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड भी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। उन्होंने बोला इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। देखो बच्चों पहली लाइन को देखो, उन्होंने बोला है कि आपकी मैट्रिक्स के क्या है 24 एलिमेंट्स है। तो अगर मैं आपको ये लाइन लिख कर बताऊँ कि आपको पता है जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मैं आपको लिखने जा रही हूँ कि फॉर अ मैट्रिक्स, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होता है। अब जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं रोज इनटू कॉलम। मान लीजिए मैंने रोज को m लिख लिया और कॉलम को n लिख लिया, यही होता है ना, यही होता है ना आपका m इंटू n, यही आपका क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि m आपकी क्या है, नंबर ऑफ रोज है, एंड n आपकी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। और आपको ही पता है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते थे, आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे बच्चों वो कैसे आते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते थे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, जब हम इन दोनों का रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता था ना। ये देखो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारा ऑर्डर होता है उसी का प्रोडक्ट हमारा क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब इस केस में मैंने लेट किया है m इंटू एन है, दैट मीन्स ये मेरा m n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो मैं इससे बच्चों ये लिख सकती हूँ कि जो मेरी m n की वैल्यू वो क्या है 24 है, क्योंकि ये मुझे गिवन है ना कि 24 एलिमेंट्स है। मैंने m n की वैल्यू को लिख लिया कि मेरे पास क्या है 24 है, दैट मीन्स मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे क्या है गिवन है, मतलब कि मेरी m n की वैल्यू क्या है 24 है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब ये तो मैंने आपको क्या है जनरल चीज़ बच्चों क्या है समझाई हुई है। अब आपको ये चीज़ पता लग गई कि आपका क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 आएंगे। कि जैसे इस केस में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 12 थे, तो आपकी जो भी मैट्रिक्स बनेगी उस केस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 24 आएंगे। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या कहा कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव।
अब आपने बताना है कि उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, मतलब आपने m और n की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। समझ में आई बात कि जैसे ऐसे भी हो सकता है 24। अब देखो 24 है, 24 का आप कौन से पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन से बना सकते हो। जैसे देखो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, दैट इज 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 ही होता है ना। पहले ऊपर लिख लो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर। अब देखो एक तो ये हो जाएगा कि शायद m की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू 24 आ जाए, कि आपकी सिर्फ एक ही रो हो। और 1 इंटू 24 का क्या मीनिंग है बच्चों, कि आपकी एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। दैट मीन्स इधर कुछ लिख दिया, इधर ऐसे आपने क्या है 24 वैल्यूज जहाँ तक मतलब अप टू 100 तक आपके क्या होंगे 24 कॉलम्स। अब बच्चों देखो इधर रो तो एक ही है लेकिन कॉलम्स देखो 24 आ रहे हैं। इधर बच्चों मैंने 24 लिखे नहीं है, लेकिन एक तो ये पॉसिबल आपका ऑर्डर पेयर बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने सबसे पहले छोटा नंबर 1 लिया, अब हम 2 ले लेंगे, क्रॉनिकल में जाएंगे ना तभी आपको ईजिली हो जाएगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 24 आता है, 2 इंटू 12 होता है, तो दैट मीन्स इस केस में 2 इंटू 12 बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 2 आपकी नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। दैट मीन्स इधर भी कोई एलिमेंट है, इधर भी कोई एलिमेंट, और कॉलम कितने हो जाएंगे 12, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही अप टू 100 तक आपके क्या है 12 कॉलम्स बन जाएंगे। ये चीज़ बन गई कि एक ये भी आपका पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता है, एक आपका ये भी आपका क्या है पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता है, जिसमें आपके क्या है, अब देखो 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, कि जिनका प्रोडक्ट क्या है 24 आ रहा है। अब देखो 2 के बाद तीसरा नंबर कौन सा आता है, मैथ में आप नेचुरल नंबर लेकर चलो ना, 2 के बाद हमारा आता है 3। अब 3 में देखो 24 आता है, 3 के टेबल में यस आता है, 3 इंटू 8 ज़ा 3 8 सा आपका क्या होता है 24 होता है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, अब इस केस में आपकी जो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी और कॉलम्स अब आप क्या है 8 बना दोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता मैं ऐसे बना दूंगी। इस केस में आपकी नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या है बच्चों ऐसे 8 हो जाएंगे, एक ये भी पेयर हो जाएगा। अब एक और कौन सा है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 आता है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 आता है, 6 आता है, 4 6 से 24 होता है। ये चौथा जो आपका ऑर्डर बना है, इसका क्या मतलब कि अब आपकी रोज कितनी होगी 4 होंगी और आपके जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। कि ऐसी भी मैट्रिक्स बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, और जो हमने पहले 2 बनाई थी बच्चों वैसी भी क्या है बच्चों बन सकती है। अब यहाँ तक तो ख़त्म नहीं होगा, अब आगे देखो, आगे कौन सा है 5 बच्चों। 5 तो है ही आपका प्राइम नंबर, 5 में जो भी नंबर आते हैं वो जा तो लास्ट में 5 होता है या 0 होता है, 5 10 15 20 के उसके तो लास्ट डिजिट जो उसका यूनिट डिजिट होता है बच्चों, जहाँ तो उस प्लेस पे 5 आता है या 0 आता है, तो ये तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं। आगे हमारा 5 के बाद कौन सा आता है 6 आता है। अब देखो बच्चों 6 आ गया, अब 6 क्या होता है 6 4 ज़ा 24 होता है, ध्यान से देखो 6 4 ज़ा 24 होता है बच्चों। जब भी आपको ऐसा पेयर मिल जाए, अब देखो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 आगे ना साथ में, मतलब अब आपने क्या किया इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को देखो आपने कॉलम बना दिया और इस कॉलम को आपने रो बना दिया। मतलब इस केस में आपकी नंबर ऑफ रोज 4 थी और नंबर ऑफ कॉलम 6 थे, लेकिन इस केस में आपकी नंबर ऑफ रोज 6 हो चुकी और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो चुके। दैट मीन ये क्या है एक दूसरे के उल्टे बन गए। जब भी ऐसा केस आ जाए तब आपने क्या है बैकवर्ड में चले जाना है। ये 3 इंटू 8 है, अब आप 8 इंटू 3 कर दो, क्योंकि 8 3 सा भी 24 होता है ना। अगर 3 8 सा 24 होता है, 8 3 सा भी 24 हो सकता है। अगर आपकी 3 रोज बन सकती है, 8 कॉलम बन सकते हैं, तो बच्चों 8 रो और 3 कॉलम भी बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी ऐसे एक साथ पेयर बन जाए ना, तब आपने क्या है दूसरे वालों को घुमा कर लिख देना है। अब 2 इंटू 12 है, इसको 12 इंटू 2 कर दो। अब आपके पास नंबर ऑफ रोज 12 आ गई और कॉलम आपके पास क्या आ गए 2 आ गए। पहले कौन सा है 1 इंटू 24, इसको घुमा दो 24 इंटू 1 कर दो। कि इस केस में बच्चों ज़रूरी तो नहीं आपकी रो 1 हो, आपकी रो 24 भी हो सकती, कॉलम 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल इस 24 के टोटल ऑर्डर्स ऐसे बन सकते हैं। हमने सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है इसमें लिख लिए हैं। बस ये हमारा पहला पार्ट का आंसर था। दूसरा उन्होंने ये पूछा व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स।
अगर इधर 24 थे, हमने इधर पॉसिबल ऑर्डर बना लिए। उन्होंने बोला कि अब आप ये बताओ कि कितने आप ऑर्डर बनाओगे अगर 13 एलिमेंट्स हो। तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे, कितना इतना टफ तो है नहीं। अब इन्होंने क्या किया, हम लिखेंगे कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट। बच्चों आपने गिवन को लिखना होता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हो, उसको कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। अब बच्चों इसके आपने क्या है, पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं, तो हैंस इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। अब देखो ध्यान से देखो, 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के हमेशा ही क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो वन इटसेल्फ होता है, एक क्या है, अपना आप का वो नंबर होता है। दैट इज एक तो ऑर्डर पेयर 1 इंटू 13 हो जाएगा और दूसरा 13 इंटू 1 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिख देना कि बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि आपका 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आपके पास क्या है, ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक है। जहाँ तो आपकी रो 1 होंगी, कॉलम 13 हो जाएंगे, जहाँ आपकी रो 13 हो जाएंगी, जहाँ कॉलम 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी, और ये क्या था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलो इसी के जैसा हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस केस में दे दिया, अब आपके पास क्या है, 18 एलिमेंट्स है ना, इजी। अब स्टेप बाय स्टेप जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। अब आपके पास बच्चों क्या है, मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। बच्चों जो गिवन होता है ना, उसकी आपको रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। 18 एलिमेंट्स है, दैट इज मैंने लिख लिया कि m इंटू एन आपके पास क्या है, 18 है। तो इसके हमें क्या है बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर लिख लेंगे कि जिनका हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 आता है, जिनका हमने क्या है, प्रोडक्ट 18 आता है। या इस चीज़ को आप ऐसे लिख लिया करो, m इंटू एन 18, ठीक है। m इंटू एन आपको क्या है, 18 चाहिए। अब देखो 18 1 से शुरू करेंगे, 1 के टेबल में 18 ही आता है। 1 इंटू 18, 2 9 ज़ाहिर 18 होता है, ठीक है। 3 6 ज़ाहिर 18 होता है। आगे क्या होता है, 4 आता है, 4 के टेबल में 18 आता ही नहीं, 5 के टेबल में नहीं आता, फिर 6 आता है। 6 3 18। अब रुक जाओ, देखो 3 इंटू 6 6 इंटू 3, मतलब इस 6 इंटू 3 को इन्होंने घुमाकर 6 इंटू 3 कर दिया। बस यहाँ पर हमें ऐसा ऑर्डर पे मिल जाना, वहाँ से आपने बैकवर्ड जाना शुरू कर देना है। अब 2 इंटू 9 को आप क्या कर दो, 9 इंटू 2 कर दो, और 1 इंटू 18 को क्या कर दो, 18 इंटू 1 कर दो। मतलब आपकी अगर एक रो 18 कॉलम बन सकते हैं, तो इस केस में आपके क्या है, 18 रोज एक कॉलम बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इस केस के पॉसिबल ऑर्डर पे लिख लिए। अब उन्होंने बोला अगर आपके पास क्या है, 5 एलिमेंट्स हो, तो कोई बात नहीं, हम 5 का भी कर देते हैं। हमने लिखा कि इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो अब हमने इसके ऑर्डर्स लिखने हैं। तो हमारा ये m इंटू एन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलो इसके लिख लेते हैं, ऑर्डर्स क्या होंगे। तो हैंस इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे बच्चों, 5 आपका क्या है, 5 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ईजिली इसके हम ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं। यस, एक आ जाएगा 1 इंटू 5, एक 5 इंटू 1। बस इधर ब्रैकेट में आप लिख देना कि बिकॉज 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या है बच्चों, कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। आपने क्या करना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स क्या है, कंस्ट्रक्ट करनी है। 2 इंटू 2 का क्या मतलब बच्चों, कि आपकी जो रोज है वो भी 2 होनी चाहिए, और आपके जो कॉलम है वो भी क्या है, आपके 2 होने चाहिए। और इन्होंने ये बता दिया कि ए इज इक्वल्स टू आई जे का मतलब आई आपका क्या होता है, इधर लिख लेते हैं कि जो आपका आई होता है वो आपकी होती है रो, कौन सी रो की बात कर रहे हो, और जो जे होता है वो आपका होता है कॉलम, ठीक है। अब देखो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एक आपको ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, पहला और दूसरा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। हमने क्या है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मैं इधर आपको रफ वर्क में बनाकर दिखाऊँ। 2 इंटू 2 का मतलब आपकी ये 1 2 और ये 1 और 2, बस इतनी सी मैट्रिक्स आपने क्या है बनानी है। आपकी रोज भी 2 और 2 ही कॉलम। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये आपका ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये आपकी पहली रो, ये दूसरी रो। अब हमने कॉलम लिखना है, ये पहला कॉलम है
और ये आपका क्या है, दूसरा कॉलम है। तो दैट मीन्स बच्चों आपने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आपने A11, A12, A21, A22 फाइंड करना है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले A11। A11 का क्या मतलब है, आपकी I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। समझ में आ गई बात। अब जहाँ पर I है, देखो A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो I की जगह भी 1 पुट करो और J की जगह भी 1 पुट करो, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। इस केस में हमने क्या है बच्चों, पुट कर दिया। अब सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 का 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब हमने सेकंड करना है कौन सा, A12। 12 सॉल्व कर लेते हैं। A12 का मतलब क्या है बच्चों, I की वैल्यू 1 है, J अब आपने 2 पुट करना है। ठीक है, बेस को देखो ना, कंपैरिजन करना है। आपने हर एक वैल्यू को जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके साथ क्या है, कंपैरिजन करना है। तो I की जगह 1 लिखेंगे, J की जगह अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, कितनी आगे वैल्यू, 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 2। तो ये हमारी सेकेंड एलिमेंट आ चुका। अब आगे करते हैं, आगे कौन सा करना है हमने, A21। तो जल्दी से कर लेते हैं। A21 कितना आएगा आपका, अब देखो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 पुट करनी है हमने। ठीक है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है अपॉन में 2 एज इट इज। अगला वाला करते हैं। अगला वाला हमारा लास्ट रह जाता है A22। A22 ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया कि अब आपकी I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो जहाँ पर I J वहाँ पर आपने 2 पुट करना है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2 को सॉल्व करो तो 2 8 सा 16 होता है। अब बच्चों इन्होंने क्या है, आपने क्या है मैट्रिक्स को क्या है कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो चलो हम क्या है मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे हमने क्या है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब वैल्यूज़ लिख लो, A11 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इधर 2 लिख लो। ठीक है, A12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9/2, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। A21 की जगह 9/2 और लास्ट हमारा A22 की जगह 8 लिख लिया। तो बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको जनरल फॉर्म लिखनी क्या है आनी चाहिए। तो चलो जल्दी से अब हम क्या है इसका सेकंड पार्ट पे बच्चों क्या है सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड में हमारा क्या है, देखो बच्चों AIJ इज इक्वल्स टू I/J है। तो सबसे इस केस में भी हमें पहले A11 फाइंड करना पड़ेगा। तो A11 क्या आएगा, अब देखो I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो 1/1 कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपने क्या है A12 फाइंड करना है। अब I आपका 1 है, J आपका 2 है, तो 1/2 आपका क्या होता है बच्चों, 1/2 आपका 1/2 ही होता है। ठीक है, अगला आपका आ जाता है A21। अब I की जगह 2, J की जगह 1, तो 2/1 क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, अगला आपका आ गया A22 कि I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2/2 में कितना होता है आपका 1 होता है। तो जो जो वैल्यूज़ आ गई वो पुट कर दूँ, यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका 1 आ गया। तो यही हमारा क्या है दूसरे पार्ट का आंसर है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स को क्या है कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखो A11 सेम पोजीशन पे लिखा, तो A12 की जगह 1/2 कर दो, इधर 1/2 ही किया। A21 की जगह 2 कर दो, इधर 2 कर दिया। A22 की जगह 1 कर दो, 1 कर दिया। ऐसे बच्चों आपको क्या ऐसे आपको क्या है बच्चों एलिमेंट्स को लिखना आना चाहिए। तो जल्दी से अब हम फोर्थ का थर्ड पार्ट करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। तो फिर से इसके लिए हम क्या है 2x2 की दोबारा लिखे कि नहीं लिखने की ज़रूरत, अब नहीं लिखेंगे, अब आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे A11, फिर बाद में क्या करेंगे, चलो पहले A11 कर लो। अब I की जगह 1, J की जगह भी 1, 2J है तो 2 × 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये कितना आ गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसकी बच्चों वैल्यू आ गई आपके पास 9/2
2 आ जाएगी। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अब हमने A11 किया, अगला हमारा कौन सा होता था एलिमेंट A12। आई की जगह हमारा क्या आएगा बच्चों 1 आएगा और जे की जगह अब हमारा 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में 4। तो 1 एज इट इज ही 2 इंटू 2 4 होता है, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 4 आपका क्या होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आपके पास होता है 25, तो 25 अपॉन में 2 आ गया। नेक्स्ट वन आप क्या करोगे, आपके पास बच्चों देखो 2 कॉलम और 2 रोज और 2 ही कॉलम हैं, तो हमने 2 रोज के पहले एलिमेंट फाइंड कर लिए। अब हम A21 फाइंड करेंगे। अब आई की जगह 2 करोगे और जे की जगह आप क्या करोगे 1 करोगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 होता है। अब इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करो तो 8 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हमने लास्ट एलिमेंट डेट इज A22 फाइंड करना है। वो क्या है कि आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी अब आपने 2 को पुट करना है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 होता है, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 प्लस 4 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2। 36 को 2 के साथ डिवाइड करने पर मुझे मिलता है 18। तो बच्चों देखो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इसका क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है। इधर हम क्या लिखते हैं पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम मतलब ये वाली वैल्यू, तो 9/2 आ गई। इधर पहली रो दूसरा कॉलम, इस प्लेस पे पहली रो दूसरा कॉलम ये वाली 25 अपॉन में 2। अब इसको मैंने डायरेक्ट करवाया है। ठीक है, आप पीछे जैसा आप वर्बली टेबल भी बनाकर कर सकते हो। दूसरी रो पहला कॉलम इधर ही आएगी ना, दूसरी रो और पहला कॉलम जहाँ ऐसे लिख लिया करो, ये 1 है 2 है 1 है 2 है। अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आपका 2 और 2, 2 2 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 18 हो गया। अब इस वाले को हम क्या है इरेज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आ जाए। तो चलो 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते अब हम 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में क्या दिखाया हुआ है, अब आपने देखो 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनानी है बच्चों। 3 इंटू 4 को क्या है देखो, अब हर बार आप क्या है, अब हर बार तो बच्चों ये नहीं करोगे, अब हर बार आपका क्या है एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आपको क्या है जल्दी आपकी स्पीड चाहिए। अब ये तो आपका बेस हो गया, ये तो आपको क्या था प्रैक्टिस करवाने के लिए ये चीज़ करवा दी। अब जब थोड़े से बड़े आ जाए तब क्या बार बार लिखी जाओगे मैट्रिक्स। अगर आपको लिखनी है तो आप लिखो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है टाइम कम होता है, तब हमने डायरेक्ट क्या करना होता है। देखो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 है, तो इधर आपने डायरेक्ट एक ऐसी चीज़ लिख देनी है कि आपकी हेयर लिख लो आप कि जो आपकी आई है, आई हमारी क्या होती है, इधर आई लिखे ना, आई हमारी होती है रो। अगर रो आपकी 3 है मतलब आई की वैल्यू हम 1 2 और 3 पुट करेंगे, आई की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करेंगे। एंड जे की वैल्यू क्या होगी, जे क्या होता है आपका कॉलम, जे आपका क्या है 4 है, मतलब जे की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 पुट करोगे। ठीक है, अब देखो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास ये वाली चीज़ क्या है गिवन है 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अब देखो मैंने पहली रो अगर आप सिर्फ 1 उठाओ, पहले सिर्फ 1 उठाओ कि जब आई 1 होगा तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, मतलब आप पहले पहली रो खत्म कर दो। तो मैंने अब हेडिंग क्या डाल दिया, मैंने हेडिंग डाल दिया 4 i इज इक्वल्स टू 1। मैंने I1 को सॉल्व करने लगी हूँ कि अब मुझे क्या है पहले A11 फाइंड करना है। ठीक है, A11 फाइंड कर लिया, उसके बाद मुझे A12 फाइंड करना है। ठीक है, ये ज़्यादा ही छोटा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे A12 फाइंड करना है, फिर मुझे A13 फाइंड करना है और इसके बाद मुझे A14 फाइंड करना है। ऐसे मुझे क्रॉनिकल में जाना है। समझ में आई, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। आई भी हमारा 1 है, ये वाली को इधर पुट करो, अब आई भी 1 आएगा और जे भी आपका क्या है 1 आएगा। डायरेक्ट लिखते 1/2 मॉड में लिखा -3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का जे आपका क्या है 1 है, तो बाहर सॉल्व करो 1/2 ये क्या आ जाएगा आपका -3 + 1।
ठीक है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने इसी विंडो में करना है, तो थोड़ी स्पेसिंग कम कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है। तो बच्चों -2 मोड में हो तो बाहर आएगा तो वो +2 बनता है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1/2 × 2 आपकी वैल्यू आ गई बच्चों 1। आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब इसको इरेज करेंगे, थोड़ा हमने क्या है छोटा छोटा करेंगे। अब हमने फाइंड करना है पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। अब देखो 1/2, अब इस केस में आपका देखो I1 है, मतलब हर केस में आपका I1 लेंगे, बस हम j की वैल्यू चेंज करें। तो ये -3 डायरेक्ट ही लिख लो, 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। j क्या है, 2 है। तो देखो अब बच्चों मुझे बताओ -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। ये चीज़ आपकी क्या होती है, -1 मोड से बाहर आएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, 1/2 ही बन जाएगा। इसका आंसर आपका क्या है, ऐसे लिख लो, नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो 1/2 × 1 = कितना आ जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे करते हैं A13। अब क्या किया, आई आपने सेम ही रहना चाहिए, -3 एज इट इज़ ही रहने दो, बस जे चेंज करी जाओ। पहले 1 था 2 था, अब हमने इधर 3 पुट कर देना। अब हमने क्या है 3 पुट कर देना। तो बच्चों ये 1/2 ये मोड में क्या हो जाएगा, -3 + 3 0 होता है। तो 0 आपका 0 ही रहता है, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आपका क्या है आता है। अगला देखेंगे आई क्या है आपका 1 4, पहली रो चौथा कॉलम। देखो आई की वैल्यू 1 ही रहने दी, बस जे चेंज किया 1 2 3 4, जो हमारा जे है वो हमने चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अब जे है वहाँ पर अब आपने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना। तो -3 + 4 ये कितना होता है, 1 होता है। तो 1/2 × 1 कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी था। अब जल्दी से इसको थोड़ा सा हम क्या है छोटा करते हैं। तो ये क्या था, 1/2 × में एक सेकेंड बच्चों, 1/2 × में आपका क्या आता है, 2 आता है, = इसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हमने आई जब क्या था 1 वो वाला केस सॉल्व कर लिया। अब हमने आई क्या होगा, 2 होगा। अब इसका हम क्या मतलब, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। अब ध्यान से देखो ये मेरी सारी की सारी पहली रो के एलिमेंट आ चुके हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफली में आपको बताना चाहूँ तो ये मेरी पहली रो के कॉलम आ चुके हैं, 1 1/2 0 1/2। ध्यान से देखो ये पहली रो है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। तो ध्यान से देखो तो बच्चों ये आपकी क्या है, फर्स्ट रो आ चुकी है। ये आपकी क्या, हमने फर्स्ट रो बना ली है, फर्स्ट रो बना चुके हैं ना। अब हमने क्या है बच्चों, ऐसे ही क्या है सेकंड रो बनानी है, फिर हमने थर्ड रो बना देनी है, और हमारी क्या है ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि इसी विंडो में मुझे समझाना है आपको सारा का सारा। आपको लिखने के लिए मैंने समझाया था कि आपकी पहली रो क्या है, ये आ चुकी है। अब हमने चलो इधर लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपकी जो फर्स्ट रो है बच्चों, कोई बात नहीं, सो फर्स्ट रो आपकी क्या आ गई बच्चों, 1 1/2 आ गया, इधर 0 और 1/2 यही है। ठीक है, अब हमने कौन सा केस लेना है, अब हमने लेना है कि जब आपका आई क्या है 2 है। ठीक है, अब हमारा आई क्या है 2 है, उस केस में अब हम क्या लेने जा रहे हैं कि आई हमारा 2 है, तो हमने वैल्यूज़ लिखनी है अब A21। ठीक है, दूसरी रो 2 है, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, सारे के हमने क्या है बनाना है। तो 2 1 हमने करना है, जहाँ पर आपका आई क्या हो 2 हो और जे हमने क्या है 1 पुट करना है। तो ये 1/2 मोड में -3 × में 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। ये 1/2 बच्चों देखो 3 × 2 -6 होता है, -6 + 1 कितना होता है आपका, -5 होता है। तो बाहर जाकर आपका +5 होगा, बाहर जाकर आपका क्या है बच्चों ये +5 होगा। तो इनटू में हम डायरेक्ट ही 5 कर देंगे, = इसका आंसर क्या आ गया बच्चों आपके पास, इसका आंसर आ गया है हमारे पास 5/2। ठीक है,
इजी था। अब हमने क्या है, अब हमने लिखना है A22 जब आपकी I भी 2 है और J भी क्या है 2 है, तो डायरेक्ट लिख लें 3 2 6 ही लिख लेंगे, क्योंकि I की वैल्यू चेंज ही नहीं होनी, I की वैल्यू क्या है चेंज ही नहीं होनी। तो 3 इंटू 2 -6, अब प्लस J की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 1/2 इंटू -6 + 2 कितना होता है -4, -4 मोड के बाहर आकर +4 बन जाएगा। तो 4/2 अपना आपका कितना होता है, आपका होता है 2 होता है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बच्चों A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब I की जगह तो सेम ही, देखो I की ये वाली वैल्यू सेम ही रहनी है। देखो -3 इंटू 2 6 है, मैं तो डायरेक्ट 6 पुट कर रही हूँ, तो इसको भी लिख लो -6 + 3 लिख लिया मैंने। ठीक है, -6 + 3 कितना होता है आपका -3 होता है, लेकिन बाहर तो आपका पॉजिटिव ही निकलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चों 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे एक हम क्या है सेंटर में लाइन लगा लेते हैं। चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे हम किसके लिए, A24 जब आपकी I क्या है 2 है और J क्या है 4 है, तो मतलब 1/2 I क्या है आपकी -3 इंटू 2 प्लस J कितना है आपका 4 है। तो इसको सॉल्व कर लो 1/2, फिर से बात तो वही आ गई ना -6 + 4 माइनस, देखो इधर -6 + 1 + 2 + 3 + 4, देखो I हमारा सेम रह रहा है, सिर्फ हम J को चेंज किया। इधर भी I हमारा सेम है, सिर्फ J को हमने चेंज किया। ठीक है, तो -6 + 4 कितना होता है बच्चों आपके पास क्या होता है नेगेटिव का 2, मॉड के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव का 2, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाता है आपका आंसर 1 हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखो इधर एक बात, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो आपकी जो सेकंड रो आई है, आपकी ये सेकंड रो आई हुई है। ठीक है, सेकंड रो क्या है आपकी, देखो ये I2 है, मतलब रो सेकंड के सारे के एलिमेंट कौन से है 5/2 आया, फिर 2 आया, फिर 3/2 में आया, फिर 1 आया। अब ध्यान से देखो ये क्या है सेकंड रो पहला कॉलम 2 1, सेकंड रो दूसरा कॉलम 2 2, सेकंड रो तीसरा कॉलम 2 3, सेकंड रो चौथा कॉलम 2 4। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना I3 जब क्या है आपका I3 हो, मतलब अब हमने तीसरी रो के एलिमेंट फाइंड करने हैं। अब हम लिखेंगे 4I = 3। ठीक है, अब इसको जल्दी से हम क्या है सॉल्व आउट करते हैं, थोड़ा पेन हम और चूज़ कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमने फिर से वही फाइंड करना, हम फाइंड करेंगे क्या अब A31 तीसरी रो के एलिमेंट फाइंड करेंगे, मतलब 3 1 के साथ भी 3, 2 के साथ भी 3, 3 के साथ भी 3, 4 के साथ भी, हमने सारे के सारे ऑर्डर लिखने हैं। तो 3 1 क्या है, अब I की जगह आपने क्या लिखना है 3 लिखना है, तो 3 इंटू 3 J की जगह अब आपका 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 3 इंटू 3 -9 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका -8, बाहर क्या निकलेगा आपका पॉजिटिव का 8। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 होता है। अब सिमिलरली हमने क्या है A32 फाइंड करना है। ठीक है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो इसकी जगह I तो सेम ही रहेगा, अब J की वैल्यू फिर से चेंज होती जाएगी, ये -3 3, इधर 1 की जगह अब 2 लिख दो बस, तो ये 1/2, ये -9 + 2 कितना होता है आपका बच्चों क्या होता है आपका क्या होता है आपका नेगेटिव का 7 होता है। तो -7 हम मॉड में तो लिख नहीं सकते, तो बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव का 7 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने तीसरी रो तीसरा कॉलम A33, तो जहाँ पर I तो देखो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इस 2 की जगह 3 लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 ये 9 हो गया प्लस 3 एज इट इज़ कितना होता है नेगेटिव का 6, लेकिन मोड से बाहर आकर पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका आ जाता है 3 4। अब इसकी वैल्यू लिख लो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 4, तो ये आ गया 1/3, 3 3 नेगेटिव का 9 प्लस का 4 कितना होता है आपका नेगेटिव का 5 है, मोड्स के बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई। अब बच्चों ध्यान से देखो इधर मैं क्या है, अब देखो आपकी जो बच्चों रो आ गई है, जो आपकी थर्ड रो होगी बच्चों, थर्ड रो आपकी क्या आ जाएगी,
तो थर्ड रो आपकी इधर क्या आ जाएगी, आपका 4 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, यही आएगी थर्ड रो। मतलब ये क्या है, तीसरी सॉरी इसका क्या मतलब है, तीसरी रो का पहला एलिमेंट 3 1, तीसरी रो दूसरा एलिमेंट 3 2, तीसरी रो तीसरा एलिमेंट 3 3, तीसरी रो चौथा एलिमेंट 3 4। ठीक है, अब हमने क्या है, इसकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जैसे हमने क्रॉनिकल में किया उसी को आप क्या है डिराइव कर दो मैट्रिक्स में। तो मैंने ऐसे आपकी क्या है मैट्रिक्स बनाने जा रही हूँ। पहली रो एज इट इज उठाकर पहली रो में लिख दो 1 1/2 0 1/2। ठीक है, दूसरी रो एज इट इज उठाकर दूसरी रो में लिख दो। तो लिख लेते हैं 5/2 2 3/2 1। ठीक है, अब आपने क्या करना, तीसरी रो उठाकर ये वाली तीसरी रो उठाकर इधर लिख लो। तो लिख लेते हैं 4 7/2 3 5/3। तो यही आपकी क्या थी, मैट्रिक्स बन चुकी है। 5/3 नहीं है, 5/2 है, 5/2 है। बच्चों इधर 2 करो, मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इधर 2 करो। देखो हर एक में मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो इधर आप क्या करो, 2 करो। हम सभी जगह 2 कर देते हैं, कई बार टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, रियली सॉरी इसके लिए। चलो देखो आपने कितनी ईजिली में, अगर मान लो बच्चों आप अलग अलग, मान लीजिए आपने पहले I11 फाइंड कर लिया, जैसे मान लो आपने पहले A11 फाइंड कर लिया, फिर A21 फाइंड कर लिया, या A32 फाइंड कर लिया। अगर आप ऐसे क्या है रेंडमली कोई भी वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या है मैट्रिक्स में डिज़ाइन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अब देखो हमने इधर कोई भी इसका जनरल फॉर्मूला टेबल नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या है पहले I की वैल्यू सिर्फ 1 उठाई, I की वैल्यू 1 उठाई और इस 1 को J वाले के साथ हर बार मल्टीप्लाई करते गए क्रॉनिकल में। फिर I2 उठाई, उसको हर बार J के साथ क्रॉनिकल में मल्टीप्लाई करते गए। फिर I की वैल्यू 3 उठाई, उसके बाद इस 3 को J के साथ क्रॉनिकल में मल्टीप्लाई करते गए, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 के 4 के साथ। तो देखो I का मतलब क्या होता है, रो। अगर मैं I की वैल्यू 1 रख रही हूँ मतलब ये मेरी पहली रो के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अगर I की वैल्यू 2 रख रही हूँ डैट मीन ये मेरी दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर मैं I की वैल्यू 3 रख रही हूँ मतलब ये मेरी तीसरी रो के सारे एलिमेंट क्या है। तो देखो मैंने एज इट इज ही उठाकर इनको इनकी प्लेस पे रख दिया, इसको इसकी जगह और इस वाले को इसकी जगह रख दिया। बहुत ही ईजी वे में मैंने क्या है इसको सॉल्व कर लिया। तो मुझे तो बच्चों यही वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 0 ही हो जाते हैं आपके मिस्टेक होने के चांसेस अगर आप इसको क्रॉनिकल में करो। तो ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 5th का सेकंड पार्ट भी है। इसकी भी हमने क्या है सेम 3/4 कंस्ट्रक्टिव ही मैट्रिक्स करनी है। तो बच्चों 3/4 मतलब हमारा क्या है, 3/4 का मतलब क्या है कि इस केस में भी हमारी जो I की वैल्यू है वो क्या है 1 2 3 होगी एंड J की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 होगी। तो हम इधर लिख लेते हैं कि हेयर आपका क्या है, हेयर आपकी जो I है बच्चों वो क्या होगी, I आपका क्या होगा 1 2 3 होगी एंड J आपका क्या होगा, J आपका 4 है तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, मैं लूँगी I इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे I की वैल्यू 1 रख कर क्या है पुट करना है। 1 रखा मतलब क्या है, मुझे A की वैल्यू 1 1 भी चाहिए, A की वैल्यू मुझे क्या है 1 2 भी चाहिए। पहले 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। समझ में आई? अब मैंने A11 फाइंड करना है। ये क्या है 2I माइनस J, तो 2 × 1 - 1। ठीक है, J की जगह 1 लिखा। बस इस चीज़ को अच्छे से बना लो, लिख लिया। तो 2 × 1 2, 2 - 1 कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखो मुझे A12 चाहिए, अब बस I सेम ही रहने दो, J की वैल्यू चेंज कर दो। देखो पैटर्न देखो, बस J ही चेंज करना है हमने हर केस में। तो ये 2 × 1 2 - 2 कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अगला करते हैं A13। ठीक है, टोटल J की वैल्यू 4 तक जाना है तो 2 × 1 ही रहने दिया, J की वैल्यू 3 कर दी। 2 × 1 2 -3 कितना आ गया नेगेटिव का 1 आ गया। ठीक है, अगले वाला करते हैं सॉल्व। अब A14 करना है तो 2 × 1 माइनस का 4, तो 2 × 1 2 होता है -4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। तो देखो हमने 1 1 फिर 1 2
1314 किया। अब ध्यान से देखो, ये हमारा चेंज नहीं हुआ, हमने सिर्फ इधर 1 2 3 4 जैसे जैसे हमारा जे चेंज होता गया वैसे वैसे हमारे इधर भी चेंज करते गए। देखो आई आपका 1 ही रहा तो आई हमारा हर केस में 1 रहा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, पहली रो आ गई। लिख लें इसको पहली रो को कि ना लिखें, लिख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो क्या आ गई बच्चों, ऐसे लिख लो 1 0 -1 -2। ठीक है बच्चों, थोड़ी मेरी बीमार हूँ थोड़ी, इसलिए मेरी आवाज़ क्या है ऐसी आ रही है, बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं खैर अच्छे से ही समझाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश आपसे सिर्फ यही है। तो आवाज़ की प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है मेरे बोलने में, तो उसकी चिंता मत करना। अब हमने आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, आई की वैल्यू बच्चों हमने अब 2 पुट करनी है। 2 पुट करने का मतलब अब 2 पुट करने का मतलब 2 का 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2, 4 के साथ सारे फाइंड करेंगे। यस, मतलब 8 2 1 फाइंड करना है, 8 2 2 फाइंड करना है बच्चों, 8 2 3 फाइंड करना है, 8 2 4 फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये 2 सेम है मेरा, मैंने सिर्फ जे वैल्यू फिर से चेंज कर दी, वही चीज़ है। इधर मेरा आई 1 था तो 1 रहा, अब इधर मेरा आई 2 है तो हम हर जगह क्या है 2 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आई है, मतलब 2 × 2, जे क्या है अब इस केस में 1 है, तो 2 × 2 कितना होता है 4 - 1। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, वैल्यू आ गई मेरे पास 3 आ गई। ठीक है, अगला देखेंगे 2 × 2, जे की वैल्यू इस जगह क्या पुट करोगे 2 पुट कर दोगे, क्योंकि इधर आई 2 है और जे क्या है 2 है। समझ में, इस चीज़ में हम पुट कर रहे हैं 2 × i - j, 2 × i - j। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 - 2, कितनी वैल्यू आ जाती है आपके पास वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है। सिमिलरली आगे देखेंगे, आगे देखिए आप, अब आई की वैल्यू सेम ही है 2, इधर भी 2 × 2 कर ही लो। ठीक है, ये माइनस माइनस, इधर 3 लिखोगे इधर 4 लिखोगे, बहुत ही ईजी वे में बच्चों हम कर सकते हैं। 2 × 2 इधर 4 कर लो, इधर 4 कर लो, -3 कर लो, -4 कर लो, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी 4 - 3 1, 4 - 4 0। तो बच्चों आपके पास जो आपकी सेकंड रो आ गई वो कौन सी आ गई है, वो आ गई आपके पास 3 2 1 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रो क्या है बच्चों आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने थर्ड रो फाइंड करनी है, फॉर i = 3 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से अब हम i = 3 फाइंड करते हैं। मतलब अब हमने A31 फाइंड करना है, फिर A32 फाइंड करना है, फिर A33 फाइंड करना है और फिर A34 फाइंड करना है। ठीक है, बस यही चीज़ें हमने क्या है फाइंड करनी है कि A31 32 33 34 कि i की वैल्यू 3 ही रहनी चाहिए हर केस में। इधर i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, कभी 2 कभी 3 कभी 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 × 3, जे की वैल्यू अब 1 है तो -1, इधर भी लिख लो 2 × 3, जे की वैल्यू 2 कर दी, 2 × 3, जे की वैल्यू 3 कर दी, 2 × 3, जे की वैल्यू 4 कर दी। देखो कितनी ईजिली वे में हम क्या है सॉल्व करते जा रहे हैं। इज इक्वल्स टू देखो मैंने इसमें साथ साथ करवाया आपको। 2 × 3 6 होता है, इधर सब जगह 6 6 6 कर लो, -1 -2 -3 -4, वही आना है, पर्टिकुलर सिंगल में करो। ठीक है, 6 - 1 कितना होता है आपका, 6 - 1 कितना होता है बच्चों आपका, क्या होता है 5 होता है। ठीक है, ऐसे 6 - 2 कितना होता है 4 होता है, 6 - 3 3 होता है, 6 - 4 2 होता है। तो बच्चों आपके पास जो आपकी थर्ड रो आ गई है वो कितनी आई है, आपके पास थर्ड रो आ चुकी है बच्चों 5 4 3 2। अब हमने मैट्रिक्स बनानी है, क्या इनको हम कंबाइन करके मैट्रिक्स बना सकते हैं? यस, तो मैंने इधर मैट्रिक्स बनाई। पहली रो उठाकर हमने पहली रो में लिख देनी है, मतलब 1 0 -1 -2 एज इट इज़ी। अब आप सेकंड रो को उठाकर एज इट इज़ी लिख दो, चलो लिख देते हैं। सेकंड रो क्या है आपकी 3 2 1 0, थर्ड रो आपकी 5 4 3 2। तो देखो बच्चों हमने कितनी ब्यूटीफुल सी मैट्रिक्स आपकी क्या है बना दिया। इससे आपकी क्या है गलती के चांसेस बहुत ही ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखो आपने क्या है 6th क्वेश्चन के बच्चों क्या है आपके 3 पार्ट्स हैं। 6 क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स हैं, ये हमारा पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में क्या पूछा गया है आपको
सारे पार्ट्स में आपको यही पूछा गया है कि आपने ये जो एक्स वाई जेड गिवन है ना, इनकी क्या है वैल्यूज़ को फाइंड करना है इन फॉलोइंग इक्वेशन में। अगर आप ध्यान से देखो आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों के बीच इक्वल साइन लगाया, दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो बच्चों हमने मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? सेम साइड सेम पोजीशन, सेम साइड सेम पोजीशन, सेम साइड सेम पोजीशन, सेम साइड सेम पोजीशन। तो आप ध्यान से देखो ये 5 की इक्वल है, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे लाइन कैसे, समझ में तो आपको आ गया होगा। लाइन क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऐसे पहले कि फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल। जब दो मैट्रिसेस क्या है बच्चों इक्वल होती है ना, ये आपको लाइन क्या है बच्चों लिखनी पड़नी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लिख देनी है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है बच्चों इक्वल होते ही होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर आप ध्यान से देखो फिर दोनों मैट्रिक्स को, तो इससे ये मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि ये जो y है इस 4 के इक्वल है, ठीक है। y इक्वल्स टू 4, ये जो z है 3 के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस देखो ना कि z के जो z है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, ठीक है। अब अगला क्या है? ये जो x है ये क्या है? 1 के इक्वल है। x क्या है आपका? 1 के इक्वल है। तो हैंस आप ऐसे लिख देना कि आपकी क्या है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। तो इसका बस सिर्फ यही मतलब होता है कि आपकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है सेम होते हैं जब भी आपकी मैट्रिक्स क्या है इक्वल होती है। समझ में आई बच्चों बात? अब इसको थोड़ा सा हम क्या है इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। तो आपकी इधर मैंने 9 क्यों लिख दिया? इधर वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है, 3 है, ओके। क्योंकि 3 पता नहीं 9 क्यों लिख दिया। अब बच्चों पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि इधर आपका क्वेश्चन में 3 है कि 9 है। एक बार क्रॉस चेक करना, जो भी हो कि जो भी वैल्यू हो वो तो z की इक्वल होगी। 3 लिखा होगा या 9 लिखा होगा। अगर इधर 3 है तो z 3 की इक्वल है, अगर इधर 9 लिखा है तो z आपका क्या है 9 लिखा है, ठीक है। समटाइम बच्चों क्या है पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इधर आपकी वैल्यू क्या है, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से वही पूछा है आपने XYZ, लेकिन इधर क्या है थोड़ा लेवल उन्होंने क्या है चेंज कर दिया, थोड़ा आपका डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ये क्या है ईजी वे में कर लेंगे। अब बच्चों देखो इधर पहले लाइन, अब इस केस में मैं लाइन नहीं लिखूंगी, आपने लाइन अपने अकॉर्डिंग लिख लेनी है कि इफ़ के आप लिखोगे टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कुछ भी लिख लो कि हेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इधर रफ में लिखूँ x प्लस वाई 6 के इक्वल है, देखो 2 इक्वल 2 है। इधर देखो 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है और एक्स वाई आपका क्या है 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल है ना। अगर मैं देखूँ कि मुझे इधर x प्लस वाई में किसी एक की वैल्यू चाहिए तो मैं ये निकाल सकती हूँ, लेकिन ये जो मुझे 5 प्लस जेड 5 है ये मैं ईजिली z की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि 0 आएगी। ये कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 एलिमेंट है, तो ये कौन सा है? थर्ड एलिमेंट है। तो मैं लिखूँगी ये मेरा जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है कि 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है। तो इस केस में मैं z की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यस z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। तो आपकी z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? z आपका आ गया 0, z आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो, अब मैं लिखूंगी आपका पहला एलिमेंट x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखोगे ना, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। एंड इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस वाई। इसको मैंने क्या है पहली इक्वेशन मान लिया। अब ये चौथा एलिमेंट देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 है, इधर लिख लो आपका फोर्थ एलिमेंट क्या कहता है? फोर्थ एलिमेंट है आपका एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 है, तो ये इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। देखो बस और कुछ नहीं है, एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 था, एक एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 था। इधर मैंने एक्स की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि ये जो वैल्यू मैं इधर पुट कर लूँगी मुझे y की वैल्यू मिल जाए, मतलब मैं इस पहली इक्वेशन को दूसरे में पुट करूँगी। तो मैं करूँगी आगे क्या करूँगी, हम करेंगे कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में पुट करो। तो 2 इक्वेशन क्या है? एक्स वाई, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू 8।
ईजी, इसको सॉल्व कर लो। 6y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। एलिमेंट्स वाई स्क्वायर उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके हमें क्या है बच्चों फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम फैक्टर्स को क्या है निकालते हैं, पर पहले क्या है हम लाइन लगा लें। पहले हम क्या है एक लाइन लगा लें। चलो इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स बहुत ही ईजी, ये 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है। कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 आती हो और उनको प्लस माइनस करने से 6 आता हो। ठीक है, 4 2 8 होता है और 4 में 2 ऐड करने से मुझे 6 मिलता है। ध्यान से देखो, 4 को 2 मल्टीप्लाई करने से 8 मिलता है, 4 में 2 ऐड करने से 6 मिलता है। लेकिन बच्चों इधर 6 नेगेटिव का है। नेगेटिव का कब आएगा, जब आपका 4 भी नेगेटिव का होगा, 2 भी नेगेटिव का, तभी आपका -6 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जब -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट +8 आता है। मतलब मेरे पास दो पेयर कौन से आ गए, -4 और -2 आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर लें। तो चलो हम पेयर लिख लेंगे, क्या आ जाएंगे, y² माइनस 6y प्लस 8 है इज इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे y² माइनस 4 2 8। ठीक है, 4 2 क्या होता है आपका 8 होता है। तो -4y माइनस 2y, बस मिडिल टर्म को सेपरेट करना होता है। मिडिल टर्म को सेपरेट, पहली भी एज इट इज़ और लास्ट वाली भी एज इट इज़ ही। ठीक है, पहले अब ये तो बच्चों आपको आता ही होगा, पहले दो के पेयर बना लो। कौन सा कॉमन, y, अंदर क्या रह गया y-4, इसमें -2 बाहर निकालना, अंदर क्या बच गया y-4। अब देखो y-4 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया आपके पास y-2 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू बच्चों देखो 2 आ रही, एक आपके पास 2 आएगी, एक आपके पास क्या है 4 आएगी। तो इस केस में बच्चों हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे कि जब आपकी क्या है y2 होगी और y क्या है 4 होगी। तो जल्दी से हम क्या है इन दोनों को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इधर कि इफ़ अगर मेरा y2 है और इधर जब मेरा y क्या है 4 है। ठीक है, ये दोनों केसेस में क्या है सॉल्व करूँगी। अब y की वैल्यू बच्चों आ गई, अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 इधर लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, दोनों में ही साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, इधर भी क्या है x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई। वाई की जगह इधर हम क्या पुट करेंगे 2 और इधर हम क्या पुट करेंगे y की जगह 4। x की वैल्यू इस केस में क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू इस केस में आ गई 4। ठीक है, एंड इस केस में क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इधर y वाले को भी ऐसे लिख लो, y इज इक्वल्स टू 2,4। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या आएगी 2,4। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको लिखना कैसे है आपने, अब फिर से हम क्या है एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिजल्ट लिखना है। अब आपने क्या लिखना है कि जब आपकी x2 है, x2 कब आ रही है, x2 कब आई, जब आपका y4 है। x2 है, y आपका 4 है, z आपका क्या रहेगा 0 ही रहेगा। एक तो मेरे पास बच्चों क्या है ये वाला केस क्या है बच्चों हो जाएगा मेरे पास, एक तो मेरे पास क्या है ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखते हैं, जब आपका x क्या है बच्चों 4 है, जब आपका x क्या है 4 है, x4 कब आएगा, x4 कब आएगा, जब आपका y2 होगा। तो z भी क्या है आपका 0 ही होगा, y क्या होगा 2 होगा, z आपका क्या होगा 0 होगा। दूसरा केस हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, तो हैंस आप लिख लोगे कि इट हैज़, इसके पास क्या है दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इट हैज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x एंड y की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है, z तो सिर्फ 0 ही है। ठीक है, तो इस केस में हमारी ये वाली वैल्यूज़ क्या है आ गई। x2 कब आता है, जब y4 होता है, x4 कब आता है, जब y2 होता है। दोनों केसेस में z आपका 0 है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में भी सेम देखो, आपकी क्या है ये 3 रो है 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। अगर ऑर्डर पूछूँ तो ये 3x1 मैट्रिक्स है, 3x1 मैट्रिक्स है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो लिख लेते हैं हम जल्दी से कि x प्लस वाई, देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 के इक्वल, पहली इक्वेशन लेट कर लो। x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल, दूसरी इक्वेशन लेट कर लो। y प्लस जेड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल, इसको तीसरी इक्वेशन कर लो। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखो। अगर
इस दूसरी इक्वेशन को मैं पहले में पुट करूँ, ये x प्लस जेड है, मतलब इस x और z की जगह मैं 5 कर दूँ, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। यस, तो मैंने इस दूसरी इक्वेशन को क्या है पहले में पुट किया, तो मैं लिखूँगी पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, मैंने x प्लस जेड की जगह मैंने 5 लिख लिया, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। देखो इधर x है इधर z है, तो x प्लस जेड 5 है, तो मैंने इन दोनों की प्लेस पे 5 लिख लिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो मेरे पास y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, y की वैल्यू 9 माइनस 5, y मेरे पास बच्चों आ गया, y आ गया मेरे पास 4, y क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इस थर्ड क्वेश्चन को y प्लस जेड है, इस y प्लस जेड की जगह मैं 7 पुट कर दूँ, मतलब इस थर्ड इक्वेशन को अगर मैं 1 में पुट कर दूँ, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने पुट किया इक्वेशन थर्ड को 1 में, इक्वेशन थर्ड को बच्चों एक सेकेंड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 में पुट किया, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू मैंने 9 कर दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7, तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब देखो, अब मेरे पास x मिल गया, मेरे पास y मिल गया। ठीक है, अब और क्या है, अब और क्या चीज़ है, जहाँ तो आप मुझे z चाहिए, z दोनों में है, जहाँ तो आप इधर x की वैल्यू 2 है, इधर पुट कर लो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ इधर y जो 4 है इधर पुट कर लो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप वर्बली करो, इधर 2 पुट किया तो z की वैल्यू 5 माइनस 2 3 आएगी, इधर y 4 है, अगर इधर 4 पुट किया तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 आएगा, दोनों ही केसेस में 3 आएगा, आपकी मर्जी है आप 2 में पुट करो या 3 में पुट करो। मैंने क्या किया, मैं x को x की वैल्यू पुट करूँगी, x कहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो मैं क्या किया, इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, मैं लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहती है मेरे पास, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है, तो हमने क्या किया कि पुट x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया है, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, तो बच्चों मेरे पास z की जो वैल्यू वो क्या आ गई 3 आ गई। तो हैंस मेरे पास बच्चों गिवन रिजल्ट क्या आ गया, क्रॉनिकल में लिख लो, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 4 आई है और z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो यही मेरा क्या है 6th पार्ट का आंसर है। तो जल्दी से अब हम क्या है 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट भी सेम ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपके पास ये अब क्या है थोड़ा लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है a b c d 4 वैल्यूज़ क्या है हमने फाइंड करनी है। तो जो पहले बच्चों हमारे पास गिवन है ना उसको लिख लो। मैं लिखने जा रही हूँ, देखो a माइनस बी इस -1 के इक्वल है, तो मैंने लिख लिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 और इसको पहली इक्वेशन मान लिया। ठीक है, दूसरी लिख लो, दूसरी 2a प्लस सी सेकेंड एलिमेंट है, 2a प्लस सी किसके इक्वल 5 के इक्वल, लिख लो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, आगे देखो 2a माइनस बी किसके इक्वल 0 के इक्वल, लिख लेते हैं 2a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब फोर्थ कौन सी बचती, ये वाली 3c प्लस डी किसके इक्वल 13 के इक्वल, 3c प्लस का डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों 13 का इक्वल और इसको मैंने चौथी इक्वेशन मान लिया। अब देखो छोड़ दो सब कुछ, अब ध्यान से इन चारों को देखो, इन चारों को देखो तो मुझे ये चीज़ पता चली कि पहली इक्वेशन भी ए बी की फॉर्म में है, दूसरी इक्वेशन भी ए बी फॉर्म में है, तीसरी इक्वेशन भी। अब दूसरी देखो, दूसरी ए सी की है, इधर सी डी की है, मतलब कोई भी इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके गए ना कि सेम पेयर में हम एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड किसी के साथ भी हम सॉल्व करके 2 वैल्यूज निकाल सकते थे। अगर मुझे इधर ए बी है और ये वाली भी ए बी है, क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। अगर मुझे इन ए बी की वैल्यू मिल गई, इससे मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगी और सी की वैल्यू मिल गई तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मेरा पहला स्टेप क्या हो गया, देखो मैथ को माइंड में सॉल्व किया करो, अपने दिमाग में सॉल्व किया करो। मैंने इन चारों को ध्यान से ऑब्जर्व किया, मुझे सिर्फ यही 2 इक्वेशंस क्या है कंपैरिजन करनी होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन में जो नंबर ऑफ वेरिएबल वो सेम है। इधर देखो ए सी है, इधर सी डी है, ए मिसिंग है, इधर ए बी है, इधर भी ए बी है। तो मैंने क्या किया, ये क्या है
ये 2a माइनस बी है, ये a माइनस बी है। अगर मैं इस पहली इक्वेशन को तीसरी में से माइनस कर दूँ फिर b भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने से ये b पॉजिटिव का हो जाएगा ना, तो ये b भी क्या है नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पहली इक्वेशन को तीसरी में से सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं इधर लाइन लिखूँगी कि मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। 1 क्या है आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट का मतलब जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया, और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया। b के साथ b कैंसिल हो गया, 2a माइनस a इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बच्चों मेरे पास क्या हो गया कि जो मेरी a की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। ए की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। अब इस ए की वैल्यू को जहाँ आप इधर पुट कर लो, 1 में पुट कर लो, या 3 में पुट कर लो, जिसमें मर्जी पुट कर लो। तो अब मैंने क्या करने जा रही हूँ, मैंने क्या किया कि पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने पहली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दी। पहली इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। तो 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, b उधर ले जाओ, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब देखो a भी आ गया, b भी आ गया। अब इधर c है, क्या मैं c ईजिली फाइंड कर सकती हूँ, हाँ ईजिली फाइंड कर सकती हूँ। a की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने अब सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने क्या कि पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने सेकंड में पुट किया। सेकंड क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। इस केस में मुझे c मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 1 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 माइनस 2। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखो क्रॉनिकल में हुआ, पहले a फाइन, फिर b फाइन, फिर c। अब इस c की वैल्यू को चौथी इक्वेशन में पुट कर लो, मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ चलो जल्दी से करते हैं इस c की वैल्यू को हम पुट। तो अब हमने क्या किया, हमने किया कि पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या कहती है, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है। c की जगह हमने 3 लिखा, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 9। तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो d आपका आ जाता है 4 आ जाता है। तो बच्चों देखो आपका रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो है आपकी a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 3 आ गई, और d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हम 8th क्वेश्चन की, और 8th क्वेश्चन आपका MCQ की फॉर्म में है। देखो बच्चों, उन्होंने लिखा है कि अगर आपका, देखो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका क्या मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, आपकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। तो आपको बच्चों क्या है, गिवन मैट्रिक्स क्या है आपकी m इंटू एन की ऑर्डर में है। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका m इज इक्वल्स टू n होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो अब इसको जहाँ तो पूरा सॉल्व करो, जहाँ क्या है आप डायरेक्ट करो कोई चीज़। देखो मैंने क्या किया कि इधर मैं x की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया, जहाँ ऐसे लिख लो। आपने क्या किया, कंपेयर किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम कंपेयर ही कर रहे हैं, कंपेयर क्या कर रहे हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब बच्चों देखो कि 3x प्लस 7 किसके इक्वल किया, हमने 0 के इक्वल किया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसको बच्चों थोड़ा सा मैंने करने दो। 3x प्लस 7 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो बच्चों इस केस में x की वैल्यू क्या है, 3x इज इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। x की वैल्यू -7/3 मिल गई मुझे। अगर इधर ही मैं इधर ही ख़त्म कर दूंगी क्वेश्चन। क्यों, ध्यान से देखो, मुझे क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी x की वैल्यू -7/3 नहीं है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन बी सही है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन बी क्या है बच्चों, सही है। अगर आपको फिर भी चेक करना है ना, ये भी आपका x है, इसको पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 2 - 3x इज इक्वल्स टू 4, इसको सॉल्व करो।
2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। इस केस में x क्या हो जाएगा, ये 4 इधर ले आओ और 3x उधर ले जाओ, ठीक है। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। अब बच्चों कभी भी देखो, क्या आपकी x की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इस केस में मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जो मेरा ऑप्शन बी है वो ही क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। बिकॉज एक्स शुड बी सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। इधर कोई वैल्यू आपकी आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो चलो जल्दी से अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब बच्चों आपसे सिर्फ मुझे क्या है, सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तो हमारा क्या है अब देखो आपका क्या ही क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बहुत ही वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और मिस्टेक भी चांसेस बच्चे इधर करते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में देखो, इधर क्या था, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने आते थे। जैसे हम रिलेशन एंड फंक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते थे, और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड करते थे, जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते थे। ध्यान से देखो, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते थे, ठीक है। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए, 9 आ गए। तो हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करते थे। रिलेशन फाइंड करने का क्या मतलब होता है कि रिलेशन के पास ऑप्शन होती है वो इस ऑर्डर्ड पेयर को अपने अंदर ले या ना ले, मतलब उसके पास 2 ऑप्शंस होती, तो हम 2 की पावर 9 कर देते थे। यही था, इसमें भी सेम वही चीज़ है। अब आपके पास देखो, आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। 3 × 3 है, तो बच्चों मतलब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3 × 3 दैट इज़ 9 आ जाएंगे। तो इन्होंने ये पूछा है कि आप मुझे बताओ पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, ये चीज़ पूछी है। कि इन्होंने टोटल मैट्रिसेस पूछी है कि वो कितनी आएगी। आपने भी सिंपल सिर्फ 2⁻9 कर देना है बस। 2⁻9 कितना होता है, 512 होता है। आपकी ऑप्शन नंबर डी। इधर देखो 0 और 1 लिखा, मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही एंट्रीज होगी, जहाँ तो 0 जहाँ तो 1। तो दैट मीन्स उसके पास 2 चॉइसेस है, दैट इज़ उसके पास क्या है, 2 चॉइसेस है, दैट इज़ 2⁻9। जैसे हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करते थे बच्चों, ऐसे आप हमेशा जब चैप्टर्स को चैप्टर के साथ कंपैरिजन करोगे ना, अब ना तो आपको रिलेशन वाला भूलोगे और ना ही आप क्या है इस मैट्रिसेस वाला भूलोगे। आई होप आपको बच्चों क्या है वीडियो समझ में आई होगी, आपका इंटरेस्ट बना होगा। इतना बीमार होने के बावजूद भी मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि आपकी जो भी स्टडी में क्या है पीछे ना चलो। तो बच्चों मैं अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आएँ उतनी ही लेकर आएँ। बस आपसे क्या है सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है, तो कई बार क्या होता है मोटिवेशन भी क्या है थोड़ी कई बार मेरी कम हो जाती है। लेकिन क्या है हर दिन मेरा मेन गोल यही होता है कि आपको वीडियो मिलती रहे, अपलोड होती रहे। बस आपसे क्या है मुझे सिर्फ सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल का सिर्फ यही मेन गोल है, आप सभी स्टूडेंट को 0 से हीरो बनाने का। तो बाय बाय बच्चों, मिलते ही ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ।